बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड से पाठ 4 भारतीय संस्कृति का दूसरा भाग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका आधा भाग पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम इस पाठ को पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो हमें यहाँ से अपना पाठ आगे कंटिन्यू करना था। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड। इसके पहले हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अब यहाँ से हमें इसके आगे चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उसका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंडों के परिणामों को सुरक्षित रखकर हम किस प्रकार से अपने आप को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लेखक कहते हैं इसके दो प्रकार हैं। किस प्रकार से हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए और दो बातें क्या हैं। पहली बात तो ये है कि हम हर प्रकार की जो प्रकृतिजन्य है, जो प्राकृतिक है और मानवकृत है, मनुष्यों द्वारा निर्मित है, यानी हर प्रकार की प्राकृतिक और मनुष्यों के द्वारा निर्मित विपदाओं के पड़ने पर अपने आप की सृजनात्मक शक्ति हमारी कम नहीं हुई है। यानी किसी भी प्रकार की विपदा में पड़ने पर, चाहे वह प्राकृतिक विपदा हो, चाहे वह मानव निर्मित विपदा हो, दोनों ही विपदाओं का हमने डटकर सामना किया और हमने अपनी सृजनात्मक यानी नए नई चीज़ों के निर्माण करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को कभी कम नहीं होने दिया। और इसका ज्वलंत उदाहरण भी था, अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, मुग़लों ने हम पर शासन किया, उसके उपरांत भी हम अपनी सृजनात्मक शक्ति हमने अपनी कम नहीं की। निरंतर नए नए चीज़ों की खोज करना, नए नए जो है उद्यम का विकास करना, नए नए वैज्ञानिक खोज हम निरंतर करते जा रहे हैं। कहते हैं, हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। कहते हैं वो कि हमारे देश में साम्राज्य बने, यानी साम्राज्य बने और मिटे। जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य बनाए थे, मुग़लों का अपना साम्राज्य था, तो उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया और उनके साम्राज्य मिट भी गए। हम विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के संप्रदायों धर्मों का जन्म हुआ और वह समाप्त भी हो गए। विदेशों ने हम पर आक्रांत हुए, विदेशियों ने हम पर हमला किया, हमको पददलित किया, हमको अपमानित किया और प्रकृति और मानवों के अनेक मुसीबत हम पर ढाए गए। और तो और फिर भी हम लोग बने रहे और हमारी संस्कृति इसी प्रकार से बनी रही। जीवन लेखक कहते हैं, जीवन की सृजनात्मक जो शक्ति थी हमारी, इतनी मुसीबत सहने के बाद भी वो सृजनात्मक शक्ति निरंतर हमारी बनी ही रही। उसमें किसी भी प्रकार का जो है बदलाव या उसमें किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं हुआ। हम अपने दुर्दिनों से भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। लेखक कहते हैं कि हम अपने दुर्दिनों में भी, यानी हम अपने बुरे दिनों में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे देश में ऐसे ऐसे मनीषी कहते हैं विद्वान को, कि ऐसे ऐसे विद्वान और ऐसे ऐसे कर्म की योगी, यानी कर्म योगी कहने का अर्थ है जो कर्म में सदैव लीन होते हैं, जो कर्म को महत्ता देते हैं। यानी ऐसे ऐसे कर्म योगियों को, ऐसे ऐसे वीर पुरुषों को हमने पैदा किया जो इस संसार के किसी युग में अगर होते तो वो किसी ऊंचे पद पर अधिकारी होते या किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए होते। हमने ऐसे ऐसे विद्वानों और ऐसे ऐसे वीर पुरुषों को अपने भारत देश में जन्म दिया है। वो कहते हैं कि अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। लेखक कहते हैं कि हमने अपने जो है दास्ता के दिनों में, अर्थात जब हम गुलाम थे, यानी अंग्रेज़ों का शासन जब हम पर चल रहा था, तो हमने महात्मा गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठा रखने वाले और क्रांतिकारी व्यक्ति को हमने जन्म दिया, हमारे देश में जन्म हुआ। रविंद्र जैसे, अर्थात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे मनीषी यानी विद्वान कवि का हमारे देश में जन्म हुआ। अरविंद और रमण महर्षि जो है बच्चों, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके लिए इनका नाम प्रयोग किया गया है। मैं आपको बता दूं, रमण महर्षि जो है उनको महर्षि की उपाधि से विभूषित किया गया था।
जिनका मूल नाम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन था और उनको जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। तो रमन और अरविंद जैसे जो है वैज्ञानिक योगी जो अपने कर्म में लीन रहने वाले थे, उन्होंने हमारे देश में जन्म लिया और अनेक ऐसे विद्वान और ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए हमारे देश में जिनका सिक्का, जिनका बोलबाला इस पूरे संसार में है। जिन हालतों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहें वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। लेखक कहते हैं कि जिन हालतों में पढ़कर संसार की जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं वो मिट जाती हैं, उन विपदाओं में संसार की बड़ी बड़ी हस्तियां मिट जाती हैं, लेकिन हम उन विपदाओं को झेलते रहे और उन विपदाओं को झेलते हुए हमने अपने जो है आध्यात्मिक गौरव को बनाए रखा। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। लेखक कहते हैं इसका कारण यही है कि जो हमारी सामूहिक चेतना है, हमारी सामूहिक चेतना का जो नैतिक आधार है वो पहाड़ से भी अधिक मजबूत है, वो समुद्र से भी गहरा है और आकाश से भी ऊंचा है, जिसके कारण हम विकट परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखा हमने। और आज उन्हीं वैज्ञानिकों, उन्हीं जो है मनीषियों, उन्हीं विद्वानों के द्वारा हमारे पूरे देश को हमारे पूरे भारत देश को विभिन्न देशों द्वारा जाना जाता है। ऐसे ऐसे महावीर, ऐसे ऐसे जो है बलशाली और ऐसे ऐसे कर्मयोगी, ऐसे ऐसे मनीषी लोग हमारे देश में पैदा हुए। दूसरी बात, अब ये तो पहली बात रही कि हमने विकट परिस्थिति में भी अपने आप को सृजनात्मक, अपनी शक्ति कम नहीं होने दी। और दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। लेखक कहते हैं कि जो दूसरी चीज़ है, जिस दूसरी बात पे हमें विचार करना चाहिए वो ये है कि हमारी जो सामूहिक चेतना है हमारे देश का प्राण है, यानी हमारी सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। लेखक कहते हैं कि ये जो नैतिक चेतना है हमारी, इसी नैतिक चेतना में हमारे गांव, नगर, देश, प्रदेश, विभिन्न जाति और वर्ग के लोग आपस में बंधे हुए हैं। जहां उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहाँ उन सब में यह एकता है। लेखक कहते हैं कि जहाँ इन विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों के लोगों में विभिन्नताएं हैं तो उनमें ये एकता है कि उनकी नैतिक चेतना एक है। हम सबकी जो चेतना है वह एक है। इस बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इस नैतिक चेतना का सहारा लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जब इस बात को गांधी जी ने पहचान लिया कि हमारी सामूहिक चेतना एक है, तो जब गांधी जी ने इस बात को ठीक प्रकार से पहचान लिया तो उन्होंने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में, कि जनसाधारण जो साधारण लोग हैं देश के, बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे हैं उनके नेतृत्व में, यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों के नेतृत्व में उन साधारण व्यक्तियों को नेतृत्व में उनके क्रांति लाने के लिए तत्पर किया। और इसी नैतिक चेतना का आधार लिया उन्होंने, अर्थात लोगों को देश की आज़ादी के लिए प्रेरित करने, उनको जो है क्रांति करने के लिए जो है गांधी जी ने इसी नैतिक चेतना का सहारा लेकर प्रेरित किया। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि इन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। लेखक कहते हैं अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों का जनसाधारण के हृदय पर इस प्रभाव पड़ा और वो आंदोलित हो उठे क्योंकि यही वह शताब्दियों से प्रभावित हो रहे और प्रेरित हो रहे थे। यानी इन्हीं चीज़ों से वो शताब्दियों से, यानी हज़ारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से वो प्रेरित हो रहे थे और प्रभावित हो रहे थे, जिसके कारण उनके भीतर जो क्रांति की भावना थी वह आंदोलित हो उठी और उनके हृदय में धड़कती हुई चेतना क्रांति के रूप में परिणित हो गई, क्रांति लाने के लिए तत्पर हो गई। और बापू की इसी दूरदर्शिता थी और इसी में उनको सफलता मिली, जिसके कारण देश में आंदोलन हुए और देश हमारा आज़ाद हुआ। लेखक कहते हैं मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिसके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए।
अर्थात उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और लोभ की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। वो कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अब वो कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, उनका ऐसा मानना है और उनका नहीं, केवल हम सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों का, सभी भारतवासियों का ऐसा मानना होना चाहिए कि यदि हम समाज और अपने देश को इन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होना देना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में वो अत्याचार और वो अन्याय फिर से दोहराया जाए, जिसके द्वारा हम आज के सारे संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं हमारे समाज में, यानी उन बुराइयों को दोबारा नहीं दोहराया जाए जिससे संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे लिए ऐतिहासिक संघर्ष का कारण बन रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम अपनी नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनाएं। इसके पीछे हमारा व्यक्तिगत लाभ न होकर, भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रधान होनी चाहिए। अर्थात हमारी जो सांस्कृतिक आधार है, हमारी जो नैतिक चेतना है, उसमें हमारा कोई लोभ या हमारा व्यक्तिगत लाभ का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें अपने देश का हित, अपने जो है सामाजिक कल्याण और अपने समाज के कल्याण की भावना का प्रधान होना आवश्यक है। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि हमारे प्रत्येक देश में जो भारतवासी हैं, जो देशवासी हैं, वो अपने आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करें, अर्थात समाज के कल्याण, देश की कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किए जाने चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ पर जोर देकर। लेखक कहते हैं व्यक्तिगत कर्तव्य और व्यक्तिगत निष्ठा पर जोर देना चाहिए हमें, और हमारा प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौला जाना चाहिए, अर्थात हमारे जो है सांस्कृतिक आधार पर, सेवा निष्ठा पर तौला जाना चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो। एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसके पीछे जो भावना होती है, किसी कार्य को करने की भावना, उस कार्य के पीछे जो होती है उसका बहुत बड़ा उसकी जो है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और इसके परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। भले ही हम क्रिया के रूप में एक ही क्यों न देखते हों उस चीज़ को, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम करते हैं उसके पीछे जो भावना होती है वो एक बहुत बड़ा प्रभाव सिद्ध करती है। वो एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। जैसे एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। कि एक सम्मिलित परिवार है, एक संयुक्त परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं इतना अधिक से अधिक कार्य करूं ताकि व्यक्ति को, हर एक सदस्य को अधिक से अधिक सुख पहुँचे, और इसके लिए वो सामूहिक उपार्जना के लिए काम भी करता है, पूरी शक्ति लगाकर करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है कि प्रत्येक सदस्य के द्वारा काम करने पर एक धनराशि इकट्ठा होती है, एक रकम इकट्ठा होती है, जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। अब इससे अधिक शक्ति नहीं है कि परिवार की इससे अधिक धन का उपार्जन कर सके। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता है, तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी, और उसका बंटवारा बराबर कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। लेखक कहते हैं कि पहली स्थिति में जब प्रत्येक व्यक्ति हर एक सदस्य के कल्याण की भावना से कार्य करता है और दूसरी स्थिति जब वह केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, तो लेखक कहते हैं कि दोनों ही स्थितियों में उपार्जन उतना ही होगा जितना प्रथम स्थिति में हुआ था। यानी पहले जब हम पूरे परिवार की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, पूरे परिवार की सुख के लिए हम कार्य करते हैं, तो भी उपार्जन उतना ही होगा, और यदि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए, स्वयं के लिए विचार करके कार्य करते हैं, तो भी उपार्जन हमारा उतना ही होगा। दोनों ही स्थितियों में बराबर का सुख होगा। लेखक कहते हैं पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं,
क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। कहते हैं कि इन दोनों स्थितियों में वैसे तो कोई अंतर नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है कि पहली स्थिति में संघर्ष नहीं होगा क्योंकि हम सबके लिए कर रहे हैं, और जब हम स्वयं के लिए करना शुरू करेंगे तो उसमें संघर्ष हो जाएगा कि हम अपने लिए कितना अधिक से अधिक कर लें दूसरों से की अपेक्षा। तो दूसरी स्थिति में संघर्ष होना अनिवार्य है। इसलिए वो कहते हैं कि यदि आप देश का कल्याण चाहते हैं, यदि आप देश को आगे रखना चाहते हैं, तो उसमें अपना स्वार्थ मत देखिए, बल्कि समाज का कल्याण, देश का कल्याण देखते हुए कार्य कीजिए। यदि आप अपना केवल कल्याण करते हैं, अपनी ही भलाई करते हैं, तो इस प्रकार से जो है संघर्ष पैदा होना जाहिर सी बात है। जैसा कि आज के युग में हमारे देश में दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी भलाई चाहता है, जिसकी वजह से एक वर्ग का दूसरे वर्ग में संघर्ष निसंदेह पैदा होना। कहते हैं, हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तगाज़ा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा। बताते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि हम समझते हैं, यानी वो कहते हैं कि अगर हमारी संस्कृति का यह तकाज़ा है, हमारा यह सांस्कृतिक अनुमान है कि यदि हम अपने को पहली स्थिति में लाते हैं और यदि संसार से इस संघर्ष को मिटाना चाहते हैं, तो यही भावना सर्वमान्य होगी। जो नैतिक चेतना है, जो सांस्कृतिक आधार है, उसे हमें एक मानना होगा, उसी को सर्वमान्य का जो है दर्जा देना होगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह संघर्ष निरंतर बना रहेगा, चाहे वह व्यक्ति के व्यक्ति का बीच का संघर्ष हो, चाहे देश और देश के बीच का संघर्ष हो, वो वर्तमान ही रहेगा, वह निरंतर बना ही रहेगा। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और उसके समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। लेखक कहते हैं कि आज विज्ञान हम मनुष्यों के हाथों में अद्भुत शक्ति दे रहा है, अतुलनीय शक्ति दे रहा है। विज्ञान के द्वारा हम नए नए क्षेत्रों में नए नए चीज़ों की खोज कर रहे हैं, जिसके कारण नए नए आयाम विकसित होते जा रहे हैं। और विज्ञान ने एक ऐसी शक्ति दे दी है जिसका उपयोग हम एक व्यक्ति को और उसके समूह को गिराने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, लेखक कहते हैं कि यदि हमें इस सामूहिक भावना को जागृत रखना है, यानी नैतिक एकता और सांस्कृतिक आधार की चेतना को जागृत रखना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में लेना होगा जो अहिंसात्मक और त्याग की भावना से प्रेरित होते हैं और भोग वासना को दबाए रखें। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों को भी अपने हाथ में लें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। लेखक कहते हैं कि जो नैतिक चेतना है, नैतिक अंकुश है, उसके बिना जो मानव की शक्ति है वह हितकर नहीं होगी, और वही नैतिक अंकुश मनुष्यों में चेतना की भावना को दे सकती है, मनुष्य में चेतना की भावना दे सकती है, और वही नैतिक अंकुश इस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। यानी इस वैज्ञानिक जो शक्ति है उसको एक परिधि में रखने का काम यदि कोई कर सकता है तो वही नैतिक अंकुश है, उसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई नहीं। कहते हैं, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य देशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। लेखक कहते हैं कि वर्तमान युग में, यानी वर्तमान जिस भारत में हम इस समय जी रहे हैं, इस भारत युग में सांस्कृतिक का समन्वय भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अपनी सांस्कृतिक समन्वय तो करें ही, इसके साथ ही साथ एक और बात पर विचार करें कि भारत की जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, यानी अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो खड़ी बोली हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे जो है वो बिहारी हो, इन प्रादेशिक भाषाओं की जो आनंदप्रद कृतियाँ हैं, यानी इन भाषाओं में लिखी गई जो सुंदर सुंदर रचनाएँ हैं, उनका स्वाद, उनको पढ़ने का जो स्वाद है, वह पूरे भारत के देश के लोग कैसे चख सकते हैं, यानी पूरे भारत के लोग कैसे ले सकते हैं। वो बताते हैं कि इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संकलिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ कि दो बातें मुख्य तौर से विचारणीय हैं। पहली बात ये कि इस संबंध में उचित यही होगा कि जो साहित्यिक संस्थाएँ हैं, यानी जो साहित्यों का निर्माण करते हैं, जो साहित्यों को प्रकाशित करने का काम करते हैं, जो साहित्यों का अनुवाद करने का काम करती हैं, वो साहित्यिक संस्थाएँ इन जो है
प्रादेशिक भाषाओं की जो रचना है उसको देवनागरी लिपि में छपवाने का आयोजन करे, यानी उनको प्रादेशिक भाषाओं से हिंदी में छपवाने का काम करे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भारत देश में बोली जाती है और सभी के द्वारा समझी जाती है। तो लेखक कहते हैं कि आवश्यक है कि उन जो है पुस्तकों को देवनागरी में छपवाया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। लेखक कहते हैं कि यदि इन भाषाओं को देवनागरी में छपवाया जाने लगेगा तो पूरे भारत देश के लोग इनका स्वाद लेने लगेंगे, अर्थात उनको पढ़ने लगेंगे, उसका आनंद लेने लगेंगे, उसको समझने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि उन प्रादेशिक भाषाओं से उसे देवनागरी में अर्थात हिंदी में कन्वर्ट करवा दिया जाए। और साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जो व्यक्ति एक भाषा का अच्छा ज्ञाता है वह दूसरी भाषा की रचनाओं को स्वल्प परिश्रम से ही, यानी थोड़े से ही परिश्रम से ही, अपनी मेहनत से ही समझ सकता है। और दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं का में आदान प्रदान की सिलसिला अनुवाद द्वारा प्रारंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाए तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। पहली बात तो ये हुई कि जो साहित्यिक संस्थाएं हैं वह इनका अनुवाद करें। दूसरी बात कहते हैं कि यदि एक ऐसी संस्था बना दी जाए जो इन प्रादेशिक भाषाओं का आदान प्रदान करे, इन आदान प्रदान का सिलसिला जो है प्रारंभ कर दे, तो इन भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सांस्कृतिक संगम है वह स्थापित हो जाएगा और इस बारे में हमें बड़ी ही सहूलियत होगी, यानी बड़ा ही हमें सुगमता होगा कि हम आसानी से किसी भी प्रादेशिक भाषा की रचना को समझ सकते हैं। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। लेखक कहते हैं कि साथ ही साथ वो जो संगम है वो साहित्यिक प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा और साहित्यकारों को भी ऊपर ले आने का काम करेगा और साहित्य संस्कृति का एक अच्छा व्यक्त रूप है, जिसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वस्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता है। लेखक कहते हैं कि साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। यदि हम अपनी संस्कृति को व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने साहित्य से परिचित हों और इसके अतिरिक्त साहित्य का दूसरा जो परिचय देने का काम है वो गीत है, नृत्य है और चित्रकला, वस्तुकला है, मूर्तिकला है, क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा, इन सांस्कृतिक चीज़ों के द्वारा, इन कलाओं के द्वारा हम अपनी जो है एक सूत्रता को प्रदर्शित करते हैं कि इन जो है गीतों के द्वारा, इन चित्रकलाओं के द्वारा, इन जो है वस्तुकला, इन मूर्तिकला, इन नृत्यों के द्वारा हम अपनी एक सूत्रता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आवश्यक है कि इन कलाओं का समन्वीकरण कर दिया जाए, इन कलाओं को ऐसे कर दिया जाए कि सामान्य व्यक्ति भी इन्हें समझ सके और एक सूत्रता के बंधन में बंध सके। इन सब विषयों पर हम को इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। गर फिरदौस बररुए ज़मीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि इन सब विषयों पर हमें इसी प्रकार से प्रतिज्ञा करना होगा जिस प्रकार से इस भवन में, जहाँ पर अभी इस भवन से कहने का आशय यहाँ पर यह है बच्चों कि जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भाषण दे रहे थे, अर्थात जब वो लाल किले से भाषण दे रहे थे तो वहाँ की बात की गई है कि जब वो वहाँ से भाषण दे रहे थे तो वहाँ पर जो शाहजहाँ थे उन्होंने जो है जो लिखवा दिया था उसका वो जो है आधार लेते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से शाहजहाँ ने यहाँ खुदवा दिया है कि गर, अब देखिए यहाँ दो पंक्तियाँ दी गई हैं काले अक्षरों में कि गर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। फिरदौस कहते हैं स्वर्ग को या जन्नत, जिसको हम हिंदी में स्वर्ग कहते हैं, कि यदि और ज़मीनस्त अर्थात पृथ्वी पर, कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, अर्थात यही है और यही है, अर्थात भारत ही है। यानी पूरे भारत को उसने स्वर्ग की संज्ञा दी थी। तो इसलिए नहीं कि जो है भारत जो में वो उसने राज्य किया था, बल्कि इसलिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में एकता है, जिसकी सुंदरता ऐसी है कि स्वर्ग से भी सुंदर यह देश है। तो लेखक कहते हैं यदि जिसका ये इस पंक्ति का ये अर्थ निकलता है कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। लेखक कहते हैं यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग
तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वह सब हमारा स्वर्ग तभी सिद्ध होगा और हमारा स्वप्न तभी सत्य होगा। ये पृथ्वी तभी स्वर्ग बनेगी जब हम अहिंसा और सत्य और सेवा का आदर्श पूरे भारतवर्ष में फैला देंगे, पूरे भूमंडल पर ये फैला देंगे और मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरणा शक्ति हो जाएगा। तो बच्चों, आज का हमारा ये पाठ कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भाषण का अंश समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही।